हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेकंड पार्ट ऑफ WSM लेक्चर सीरीज। ओके, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे दी डिफरेंट जो भी डिफरेंट अजम्पशंस हम लोग यूज़ करेंगे WSM डिज़ाइन फिलोसॉफी में, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये अजम्पशन जो दिए है वो दिए हैं IS 456 2000 में। ये दिए है पेज नंबर 80 क्लॉज नंबर B 1.3 में। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जैसा कि आपको दिख रहा है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब जब ये डिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसा शेप बनेगा, बट आपको जो ये आप देख पा रहे हो, स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा अक्रॉस द सेक्शन वो सेम रहेगा, चाहे बिफोर बेंडिंग हो चाहे आफ्टर बेंडिंग हो। ओके, मतलब जो रिलेशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है अक्रॉस द सेक्शन, वो लीनियर ही रहेगा। ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो रहेगा एंड बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगा एक्सट्रीम फाइबर पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ओके, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट। जो भी आपके प्योर बेंडिंग थ्योरी है वो अप्लीकेबल होगी थ्रू आउट। ओके, सो नेक्स्ट अजम्पशन है all these tensile stresses all the tensile stresses are taken by steel only and not by concrete। जैसा कि आपको पता है कि concrete is weak in tension, okay, and steel is strong in tension। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी सेक्शन में वो आपका स्टील ही लेगा, राइट, कंक्रीट कुछ नहीं लेगा। ठीक है, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ या फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की वो 0.7 रूट ऑफ FCK रहती है, राइट, बट वो पूरी निगलेक्ट की जा रही। ओके, मतलब कंक्रीट का टेंशन लेने में कोई रोल नहीं रहेगा, राइट। सेकंड वन इज एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज निगलेक्टेड। जो एरिया रहेगा कंक्रीट का इन टेंशन जोन, राइट, वो पूरा निगलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब सेकंड अजम्पशन का मीनिंग ये है कि भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंसिडर नहीं होगी एंड एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन भी कंसिडर नहीं होगा, और जो भी स्ट्रेसेस रहेंगी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी सेक्शन में वो आपका स्टील ही लेगा, राइट। थर्ड अजम्पशन है आपका stress strain relationship of steel and concrete under working load is a straight line or is directly proportional to, right, इन दी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर कंक्रीट। ओके, सो ऑन एक्स एक्सिस है आपका स्ट्रेन, ऑन वाई एक्सिस आपका है स्ट्रेस। ओके, ये देखिए इस पार्ट में जो है आपका जो रिलेशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है वो लीनियर होगा या तो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होगा थोरोली। ठीक है, ये भी नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर देखिए जो कि स्टील के लिए है। इसमें भी जब तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है और जहां तक हम परमिसिबल स्ट्रेसेस कंसिडर करते हैं, वहां तक जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन रहेगा वो लीनियर रहेगा। ओके, सो ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं WSM थ्योरी में, हम ये जो हमारा हेट्रोजेनियस सेक्शन है, राइट, जो कि कंपोजिट सेक्शन है, हालांकि कंक्रीट और स्टील से बना है, उसको पहले हम इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं इन इक्विवेलेंट टू कंक्रीट और स्टील, एंड देन वी ड्रॉ दी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बिकॉज जो आपका प्योर बेंडिंग थ्योरी है इट्स वैलिड ओनली फॉर दी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। ओके, सो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, T/M इज अ इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन कंक्रीट इन टेंशन जोन। ओके, और यहाँ जो होगा अपर साइड में वो होगा आपका एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके,
फोर्थ assumption है आपका the value of modular ratio is given by IS 456 2000 is 280 upon 3 sigma CP। अब हमें पता है कि मॉडुलर रेशियो जो एक्चुअल फार्मूला है उसका वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। बट कोड रिकमेंड कर रहा है कि भैया ये जो लेना है आपको 280 अपॉन 3 सिग्मा सी भी लेना है, बिकॉज जो हम कैलकुलेट करते हैं मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट स्टील डिवाइडेड बाय कंक्रीट, ये शॉर्ट टर्म रहता है राइट, और एक हम लॉन्ग टर्म कंसिडर करते हैं जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप राइट। तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज देती है, तो कोड जो है हमें एक मिडल वैल्यू देता है जो कि हम इससे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा सीपीसी। मतलब जहाँ पे भी हम m यूज करेंगे हमें m की वैल्यू इसी फार्मूले से कैलकुलेट करनी है। फिफ्थ assumption है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कांस्टेंट। अब चाहे आपका कंक्रीट के साथ कुछ भी हो जाए, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, विच इज इक्वल टू 5000 रूट ऑफ FCK। मतलब change in EC value is not considered, right? Value of EC increases initially as the FCK goes on increasing with time। आपको पता है जैसे ही कंक्रीट हार्डन होगा वैसे ही FCK की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो प्रोपोर्शनली EC की वैल्यू भी ही बढ़ती जाएगी। बट एक लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे क्रिप स्ट्रेन डेवलप होगा तब आपके EC की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी बाय द फैक्टर 1 प्लस थीटा, वेयर थीटा इज क्रिप कोएफिशिएंट, क्रिप स्ट्रेन कोएफिशिएंट। ओके, EC value will not be the same at all cross section of member due to the some changes in quality, water cement ratio, honeycombing, such changes are also ignored। अब देखिए आपका EC वैल्यू जो है पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए सेम नहीं रह सकता, बिकॉज डिफरेंट रीजन है, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हुआ, क्वालिटी चेंज हुई, हनी कॉम्बिंग हुआ, कहीं पे पोर्स डेवलप हुए, तो आपका EC जो है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट वो सेम नहीं रहेगा, बट वो भी निगलेक्ट किया है कोड ने, ठीक है, इन डिजाइन। सो ये 5 assumption है जो हम थोरोली यूज करेंगे हमारे डिजाइन में। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिजाइन कांस्टेंट और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बीम डिजाइन करते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपका डिजाइन कांस्टेंट्स कौन से होते हैं राइट, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देन मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन जैसे बैलेंस सेक्शन, अंडर एंड सेक्शन एंड ओवर एंड सेक्शन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।